कहानी गुमराह। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 9 नंबर के करीब पहुंच रही थीं, हॉलनुमा ऑफिस में बैठे लोगों के काम की रफ्तार अपने आप बढ़ती जा रही थी। कांच की एक बड़ी सी इमारत के बाहर एक बड़ा सा एंटेना लगा था। एंटेना देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये न्यूज़ चैनल का दफ्तर है। अंदर बैठे लोग जल्दी जल्दी खबरों की पैकेजिंग में लगे थे। एक तरफ स्टूडियो का सेट था तो दूसरी तरफ ऑफिस बे। एक कोने में लकड़ी का एक मोटा दरवाजा था जिसके बाहर लगी तख्ती पर लिखा था एडिटिंग लैब। भीतर 40 की उम्र में चल रहे एडिटोरियल टीम के हेड अनंत शक्ति विश्वास कुर्सी पे बैठे वीडियो एडिटर को कुछ समझा रहे थे। यह इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए कि बस छा जाए। देखो, इस शॉट में इस एक्ट्रेस की आंख में आंसू है ना, बस यहीं पे थोड़ा सैड म्यूजिक डालो। मुझे इस इंटरव्यू पे एक्सेलेंट टीआरपी चाहिए बॉस, बता दिया है। लैब से निकलकर वो आदमी सीधा कांच के बने एक बड़े से कैबिन की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, आरना के सारे फ्रेंड्स आ गए, तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? पार्टी के बाद बच्चों को घर भी जाना है, देखो पिछली बार की तरह मत करना तुम। अनंत ने जवाब दिया, साक्षी बस अपना अप्रेजल लेटर लेके मैं निकल जाऊंगा। फोन रख के अनंत कैबिन के अंदर दाखिल हुआ और सामने बैठे बॉस से बोला, सर एकदम बढ़िया पैकेजिंग करा दिए, बस एयर होने का वेट कर रहा हूँ मैं। इस हफ्ते चैनल नंबर 1 नहीं हुआ ना तो मैं रिजाइन कर दूंगा। सामने बैठे आदमी के चेहरे पर एक विश्वास भरी मुस्कुराहट थी। मेज पर उनके नाम की तख्ती लगी थी, वेंकटेश राव। फाइल बंद करते हुए राव साहब बोले, तुम्हारे अप्रेजल की फाइल है। अच्छा, इससे पहले कि तुम्हारे अप्रेजल की न्यूज़ दूं, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम अनंत शक्ति किसने रखा? अनंत ने जवाब दिया, सर मेरा नाम मेरी मम्मी ने रखा था। राव साहब अप्रेजल लेटर बढ़ाते हुए बोले, शी वॉज सो राइट। तुम्हारे अंदर की ताकत तो जैसे खत्म ही नहीं होती है। वेल डन विश्वास, तुम्हारी सैलरी में 1 डिजिट और बढ़ गया है। लेटर हाथ में लेके अनंत शक्ति कैबिन से बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से बॉस की आवाज आई, सुनो अनंत, आशुतोष कोई स्टोरी कवर करने गया है, तुम प्राइम टाइम की पैकेजिंग करा दोगे? ये बात सुनकर अनंत एक गहरे पशुपेश में पड़ गया। इस दिन का इंतजार वो एक लंबे अरसे से कर रहा था। कोई और वक्त होता तो बिना सोचे समझे काम करने को तैयार हो जाता, लेकिन आज उसकी बेटी का जन्मदिन था। परिवार या प्रोफेशन, हालात अनंत को एक दोराहे पर ले आए थे। हालात देखने में कोई बहुत मुश्किल नहीं लग रहे थे। अनंत को बस ये कहना था कि सर आज मेरी बेटी का बर्थडे है, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। शायद ये बात सुनकर उसके बॉस भी उसको जाने देते, लेकिन अनंत के भीतर एक डर था, नाफरमानी का डर। वही नाफरमानी जो बड़े से बड़े काबिल एम्प्लॉय को भी करियर की सीढ़ियां नहीं चढ़ने देती। जो शब्द किसी रिक्वेस्ट की तरह बॉस के मुंह से निकले थे वो एक एम्प्लॉय के लिए इनाम के जैसे थे। कई साल की मेहनत के बाद अनंत को आज ये मुकाम मिला था। घर से बार बार फोन आ रहे थे, लेकिन उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसके कदम पैकेजिंग डिपार्टमेंट की तरफ बढ़े जा रहे थे। जब घंटियां बजनी बंद नहीं हुई तो उसने अपना फोन साइलेंट पे कर दिया। फोन उठाकर ना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। साइलेंट फोन बेचैनी से वाइब्रेट करता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अनंत ने अपना मन अपने काम में लगाने की कोशिश की, लेकिन घर का ख्याल आते ही उसके मन में एक गहरी उदासी आ गई। न्यूज रूम में उसकी मौजूदगी से प्राइम टाइम के एडिटर आशुतोष की कमी बिल्कुल नहीं खली। उसकी लीडरशिप क्वालिटी और अच्छे काम की सभी लोग तारीफ कर रहे थे। प्राइम टाइम का बुलेटिन धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे था। लोग काम से फुर्सत पाकर अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे। बॉस ने अनंत को उसके अच्छे काम के लिए बधाई देते हुए कहा, वेल डन अनंत, ऐसे ही काम करते रहे तो हमें तुम्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देना पड़ेगा। अनंत को लगा कि उसकी मेहनत कामयाब हो गई, लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कामयाबी का वो करेगा क्या। कई साल से उसकी पत्नी यूरोप टूर के लिए उसको मना रही थी, लेकिन वो उसे अब तक मनाली तक नहीं ले जा पाया था। ऐसा नहीं है कि उसके चैनल में छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन वहां लोग छुट्टी लेते ही नहीं थे, क्योंकि हर कुर्सी पे बैठने के लिए पीछे कई लोग तैयार खड़े थे और आपकी जरा सी गलती के इंतजार में ताक लगा के बैठे रहते थे। खतरा ये नहीं था कि नौकरी चली जाएगी, खतरा ये था कि रिप्लेस कर दिया जाएगा, खास तौर पर उन लोगों के साथ में जो अपने करियर की ऊंचाइयों पर चढ़ रहे होते हैं।
ऐसी बातें चैनल की कैंटीन में सुनी और सुनाई जाती थीं। अब ये बात हकीकत थी या सिर्फ एक डर, ये तो अनंत नहीं जानता था, लेकिन उसने कभी ये जानने का रिस्क भी नहीं लिया। पार्किंग लॉट में खड़े होकर वो सोचने लगा कि आज घर जाकर साक्षी को क्या जवाब देगा। हॉर्न बजाती हुई गाड़ियां एक एक करके पार्किंग लॉट से निकलने लगी और आखिर में हर बार की तरह वीआईपी पार्किंग में अनंत की गाड़ी अकेली खड़ी रह गई। बड़ी देर तक पार्किंग में खड़े रहने के बाद आखिरकार अनंत ने गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते में पड़ने वाले पेट्रोल पंप के स्टोर से उसने एक बड़ा सा टेडी बेयर खरीदा। उसकी बेटी आरना को टेडी बेयर बहुत पसंद थे। जब वो छोटी थी तो अनंत टेडी बेयर बनके अपनी बेटी के साथ अपनी फुर्सतें बिताया करता था, लेकिन पापा बेयर अब अपनी मसरूफियत में इस कदर डूबे थे कि आज एक रुई के टेडी बेयर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते थे अपनी बेटी को। घर के बाहर पहुंचते ही अनंत ने देखा कि ड्राइंग रूम की लाइट जल रही है। ग्लानि, डर और अपराध बोध ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। वो भारी कदमों के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ। डाइनिंग टेबल पर केक वैसे का वैसा पड़ा था। सामने कुर्सी पर उसकी बीवी साक्षी बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा, नाराजगी और तकलीफ एक साथ मिलकर लाल रंग के हो गए थे। अनंत को देखकर साक्षी की आंखों के कोने धीरे धीरे भीगने लगे। फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उसने बेडरूम में जाकर आरना को उठाने की कोशिश की, लेकिन आरना बहुत गहरी नींद की गिरफ्त में जा चुकी थी। साक्षी टेबल पर खाना परोसकर सोने चली गई, लेकिन अनंत से खाना खाया नहीं गया। उसने चुपके से जाकर टेडी बेयर बेटी के बिस्तर पर रख दिया। साक्षी उससे इस कदर नाराज थी कि कोई शिकायत तक नहीं की। अनंत ने हमेशा अपने प्रोफेशन को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से ऊपर रखा था। शादी से पहले साक्षी ने उसकी मसरूफियत को उसकी प्रोफेशनल लाइफ की मजबूरी समझकर अनदेखा कर दिया था, लेकिन आज जो कुछ हुआ था उसको कतई गवारा नहीं था। उसने महसूस किया कि कामयाबी अनंत को और ज्यादा कायर और इनसिक्योर बना रही है। इतना इनसिक्योर कि वो अपनी बच्ची की अपने पिता के साथ वक्त बिताने की जरूरत को भी नहीं समझ पा रहा। आरना को अपने हिस्से की माँ तो पूरी मिल गई थी, लेकिन अपने हिस्से के पापा कभी नहीं मिल पाए। इस बात के एहसास ने अनंत को सिकोड़ के रख दिया था। वो अपने कमरे में जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, क्योंकि अगर साक्षी ने कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब देगा। जेब में अप्रेजल लेटर पड़ा था। उसमें छपी 6 डिजिट वाली सैलरी अनंत को चिढ़ा रही थी। बमुश्किल ड्राइंग रूम के सोफे पर कटी रात अनंत की सबसे लंबी रातों में से एक थी। सुबह उठते ही अनंत सबसे पहले आरना के कमरे में गया। टेडी बिस्तर के नीचे गिरा था और बिस्तर खाली पड़ा था। उसने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन साक्षी और आरना नहीं मिले। फ्रिज में मैग्नेट के नीचे एक नोट रखा था। अनंत, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कामयाब जिंदगी में आरना और मेरे लिए कोई जगह है, तो बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। कागज को पढ़कर अनंत के सीने में तेज दर्द उठने लगा। उसे लगा जैसे कोई तीर उसके सीने के आर पार हो गया है। चिट्ठी पढ़ते ही उसे घर एकदम से सूना लगने लगा। बड़े घर का सूनापन भी बड़ा होता है। अपने मन को समझाते हुए अनंत ने सोचा कि साक्षी अपनी मम्मी के यहाँ गई होगी। शाम को घर लौटते वक्त वो उसको मनाकर वापस ले आएगा। वो ठीक समय पर तैयार होकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन आज कोई भीतर से सवाल कर रहा था। क्यों जा रहे हो ऑफिस? गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ा अप्रेजल लेटर उससे बातें कर रहा था। तुम्हारे बाजुओं ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि अब कोई अपना उसमें नहीं समा सकता। आप कितना ही गला दबाना चाहें, जमीर नहीं मरता। वो मौके बेमौके सामने खड़े होकर सवाल करने की फिराक में रहता है। दफ्तर में आज अनंत शक्ति नहीं था। एक मायूस बाप और एक उदास पति घूम रहा था। उसकी मायूसी को ताड़ करके बॉस ने पूछ ही लिया, क्या हुआ अनंत, तुम बहुत टेंस लग रहे हो, घर पे सब ठीक है? होठों पे निहायत ही झूठी मुस्कुराहट पसार के वो बोला, कुछ नहीं सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। बॉस के तजुर्बे ने इस झूठ को पकड़ लिया था, लेकिन उसका कारण उन्हें समझ नहीं आया। वो बोले, तुमने पिछले दिनों में बहुत काम किया है अनंत, तुम आज घर जाके आराम करो। अनंत बोला, सर मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ।
लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। ऑफिस से निकलने के बाद अनंत बिल्कुल खाली हो चुका था। अब कोई काम भी नहीं था जिसमें वो अपनी उदासी को भुलाने की कोशिश करता। बड़ी हिम्मत करके उसने साक्षी को फोन लगाया, लेकिन घंटी बजती रही। दूसरी, तीसरी और फिर लगातार 13वीं घंटी के बाद अनंत ने अपनी पत्नी साक्षी की मम्मी को फोन लगाया। हेलो माँ जी, साक्षी आपके यहाँ है क्या? इस अटपटे सवाल के जवाब में माँ जी बोली, यहाँ तो नहीं है, कोई बात हो गई क्या? अनंत ने बात को संभाला। नहीं माँ जी, वो फोन नहीं उठा रही थी ना, मुझे लगा आपके यहाँ होगी। एक एक करके अनंत ने हर उस आदमी को फोन लगा दिया जिसके यहाँ साक्षी के होने की जरा सी भी गुंजाइश थी। दिन का कोई 1:30 बजा होगा। उसने गाड़ी सीधे आड़ना के स्कूल की तरफ घुमा दी। स्कूल के सब बच्चों के निकल जाने के बाद आड़ना की क्लास टीचर अनंत की तरफ आई और पूछा, आप आड़ना के पापा है ना? वो आज स्कूल क्यों नहीं आई? डर से कांपती हुई एक लहर अनंत की पीठ पर दौड़ने लगी। वो सोचने लगा कि अगर आड़ना और साक्षी को कुछ हो गया तो वो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। दिल्ली की सड़कों पर अनंत अकेला घूम रहा था। ये वही सड़कें थीं जिन पर कभी वो बेरोजगार घूमा करता था। जो चैनल आज उसे 6 डिजिट वाली सैलरी दे रहा था, किसी जमाने में उसे साल भर में 1 रुपया नहीं दे पाया था। एक नफरत, एक जुनून, एक पागलपन था अनंत के अंदर। वो बदला लेना चाहता था इस शहर से, इसलिए उसने अपनी सारी ताकत अपने करियर पे झोंक दी थी। आज वो बहुत कामयाब है, लेकिन जो सपने उसने देखे थे वो कभी पूरे नहीं हुए। उसने देखा था बर्फ में साक्षी, वो और आरना मिलकर स्नोमैन बना रहे हैं। गर्मियों में घास पर लेटकर सुबह को शाम में तब्दील होते देख रहे हैं। कभी शहर की सरहदों को तोड़कर बिना सोचे बिना जाने अजनबी रास्तों पर चले जा रहे हैं। इनमें से कोई भी ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ। घर मिला तो वक्त चला गया, गाड़ी आई तो फुर्सत चली गई, और आज शहर की एक बंद ट्रैफिक लाइट पे लगे जैम में फंसकर उसे महसूस हुआ जैसे वो अपनी ख्वाहिशों के ट्रैफिक जैम में फंसा है। कई सारी ख्वाहिशें मंजिलों की तलाश में हैं, लेकिन किसी को रास्ता नहीं मिल रहा। अपनी गाड़ी में बैठा अनंत गहरी सोच में डूबा था। कहाँ होगी साक्षी? वो भागने वालों में से नहीं है, वो मैदान छोड़ने वालों में से भी नहीं है। फिर उसने उम्मीद क्यों छोड़ दी होगी? क्या वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा? एक बार उसे मुड़कर देखना तो चाहिए था। मैं नाउम्मीदी के समंदर में डूबा नहीं हूं। अनंत की आंखें भीगने लगी थीं और मन सवाल पे सवाल दाग रहा था। कहाँ हो सकती है साक्षी? वो अतीत की गहराइयों में झांकने लगा। साक्षी की हर बात, हर याद में वो उसके पते के निशान ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद साक्षी के मायके से फोन आने लगे, उसे दोस्तों के फोन आने लगे, लेकिन जवाबों की गैर मौजूदगी के कारण उसने सवालों को रास्ता नहीं दिया। अचानक उसके मन में एक बात कौंधी और 8वीं घंटी के बाद उसने साक्षी के पापा का फोन उठा लिया। उधर से आवाज आई, बेटे क्या बात हो गई? साक्षी और आरना कहाँ है? तुम दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? वो लगातार बोले जा रहे थे, लेकिन इस शोर के बीच अनंत ने एक गहरी शांति को महसूस किया, जैसे मन में उठ रहे सब सवालों का जवाब उसे मिल गया हो। शाम हो चुकी थी। शहर की सरहदों में सूरज डूब रहा था, लेकिन अनंत के जिस्म में एक अजीब सी तेजी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने लैपटॉप बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे और अपनी कार स्टार्ट करके निकल पड़ा। शहर के भूल भुलैया से रास्तों और ट्रैफिक के बीच उसे एहसास हुआ कि वो एकदम सही रास्ते पर जा रहा है, वो रास्ता जो साक्षी और आरना की तरफ जाता था। अनंत कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर थोड़ी देर रुक गया। आइसक्रीम का एक कोन लेकर उसने शादी के पहले के उन दिनों को याद किया जब देर रात तक वो और साक्षी हाथों में आइसक्रीम लिए इन रास्तों पर टहला करते थे। वो रास्ते उनके प्यार के गवाह थे। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी शहर पार करके एक अंधेरे हाईवे में गुम हो गई। सुबह होते ही पहाड़ों की ठंडक अनंत के चेहरे से टकराने लगी। सामने मील के पत्थर पर लिखा था, मसूरी 7 किलोमीटर। शहर से 250 किलोमीटर निकल आए अनंत को इस बार पूरा विश्वास था कि वो साक्षी के करीब पहुंच रहा है। साक्षी को ये शहर बहुत पसंद था। अनंत अक्सर उससे पूछा करता था,
इतनी बार क्यों आती हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या अच्छा लगता है इस शहर में? साक्षी मुस्कुरा के कहती, फुर्सत और सुकून। तुम्हारे कारण उस बड़े शहर को झेल रही हूँ, वरना कब की यहाँ आके बस जाती। भूगोल और प्यार किसी पॉइंट पे आकर एक हो जाते हैं। शायद यही कारण था जो अनंत को इस पहाड़ी शहर की तरफ खींच लाया था। गाड़ी एक जगह पार्क करके अनंत पैदल ही चल पड़ा। इन रास्तों पर उसके प्यार का अतीत बसा था और शायद भविष्य भी। इतने सालों में बहुत बदला नहीं था शहर। वहां अनंत और साक्षी की यादों के निशान अब भी मौजूद थे। उन्हीं यादों का पीछा करते करते वो लाल टिब्बे तक पहुंच गया। एक जानी पहचानी सी औरत दूरबीन से शहर की गहराइयों में झांक रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन बच्ची के आगे उसने अपनी उदासी को जाहिर नहीं किया। अनंत धीरे से उसके पास गया। उसने महसूस किया कि थके हुए चेहरे वाली इस औरत ने एक उम्र तक उसका इंतजार किया है। साक्षी ने अनंत को आते देख लिया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न तकलीफ, न नाराजगी। बस एक गहरी तसल्ली थी, जैसे किसी गुमराह के घर लौट आने पर होती है। बस इतनी सी थी ये कहानी।